एंड पुल असिंक्रोनस में आप जब पूरा ट्रांजैक्शन को कमिट करेंगे तब वो अपडेट होता है, राइट? तो दिस वाज अबाउट पुश एंड सिंक्रोनस, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. Types of replication on the basis of storage was full replication, no replication and partial replication. ठीक है, फुल में हर जगह रेप्लिका स्टोर किया जाता है, नो रेप्लिकेशन में सिर्फ एक जगह रेप्लिका स्टोर किया जाता है, एंड पार्शियल रेप्लिकेशन में जो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही रेप्लिका स्टोर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी कम अप टू फ्रेगमेंटेशन. ये हमने पढ़ लिया था रेप्लिकेशन क्या होता है, कितने दो टाइप्स के होते हैं मेजरली, राइट? अब आते हैं हम फ्रेगमेंटेशन पे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं. देखो नाम से ही समझ आ रहा है, डेटा को अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या कर देना, फ्रेगमेंट्स कर देना. ठीक है, डेटा को क्या करना, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग मॉड्यूल्स में स्टोर कर देना. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन डीडीबीएमएस, राइट? डीडीबीएमएस में हम यही कर रहे हैं. हम मेजर डेटा जो आपका एक ब्रॉड डेटा है उसको हम एक जगह स्टोर ना करके क्या कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग जगह मॉड्यूल्स में एज इन फ्रेगमेंट्स में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपल डेटा फ्रेगमेंटेशन. This it is the task of dividing the table into set of smaller tables. ठीक है, it is the task of dividing the tables into set of smaller tables. छोटे छोटे tables में हमको अपने major table को divide करना है. Now what is the key point here is fragmentation can enables us for this particular property known as reconstructiveness. Now what what does it means reconstructiveness? क्या होता है reconstructiveness? किसी को लास्ट ईयर का याद हो तो बता देना, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सब पढ़ा था, राइट? तो रिकंस्ट्रक्टिवनेस क्या होता है कि जब आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने हमारा बड़ा सारा सा डेटाबेस था, इस बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, ये हमारे हो गए फ्रेगमेंट्स, ये हो गया हमारा मेजर डेटाबेस. अब ये जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, अगर सारे के सारे फ्रेगमेंट्स मिलकर हमारा ओरिजिनल डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस था जिसको हमने एज एन फ्रेगमेंट्स में कॉम्पेंसेट किया, फ्रेगमेंट्स में मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब ये सारे के सारे मॉड्यूल्स अगर मिल जाएं, इफ वी गैदर अप ऑल द मॉड्यूल्स, हम सारे सब मॉड्यूल्स को वापस से जोड़ ले, तो हमको हमारा ओरिजिनल डेटाबेस मिलना चाहिए. कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी टेबल की वैल्यूज, कोई भी आपकी रिकॉर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिकंस्ट्रक्टिवनेस. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन हमारी रिकंस्ट्रक्टिवनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करके सारे के सारे टास्क परफॉर्म करता है. लाइक आपका डेटाबेस जो भी है, डेटाबेस में सारे के सारे डेटाबेस में वैल्यू स्टोर्ड है, फ्रेगमेंट स्टोर्ड है, सब कुछ है, टेबल स्टोर्ड है. हमने इनको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. अब अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम जब इन मॉड्यूल्स को वापस सम अप करेंगे, वापस गैदर करेंगे, तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल डेटाबेस वापस से मिल जाना चाहिए. This property is known as reconstructiveness. Okay, this can be of three types. जो भी partitions हैं हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं, horizontal, vertical and mixed. By the name हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या क्या होंगे. एक है representation फ्रेगमेंटेशन का हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल और तीसरा है मिक्स्ड. अब देखिए हॉरिजॉन्टल यानी कि सिंपल सा लॉजिक, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे पार्टीशनिंग होने वाले हैं जो हॉरिजॉन्टल किए जाएं. ठीक है, ऐसे पार्टीशंस जिसमें आप हॉरिजॉन्टली डिफरेंट रोज ऑफ अ टेबल एट डिफरेंट साइज, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस कर रहे हैं. लाइक अगर मैंने बोला है मेरी ये टेबल है, तो इस टेबल में मैं हॉरिजॉन्टल रोज के अकॉर्डिंग अपने हर एक डेटा को अलग अलग रोज में पार्टीशन कर दूंगी. ठीक है, तो दिस इज नोन एज सिंपल हॉरिजॉन्टल पार्टीशन. रोज के टाइम पे हम अलग अलग रोज को पार्टीशन कर रहे हैं. एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखो सिंपल से एडवांटेजेस हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मिक्स्ड, तीनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सेम है, राइट? तो वी विल बी डिस्कसिंग इन हॉरिजॉन्टल, बाकी सब सेम ही है. यस, फर्स्ट एग्जाम एडवांटेज रहेगा हमारी पार्टीशनिंग का, डेटा स्टोर्ड क्लोज्ड
टू वेयर इट इज यूज्ड, हमारे डेटा की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्योंकि मैंने अगर बोला है हम इस पर्टिकुलर रो में पार्टीशन कर रहे हैं, राइट, अब मेरे पास तो 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का है, 100 स्टूडेंट का। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल में 100 स्टूडेंट का डेटा ऐसे रैंडमली स्टोर करके रखूंगी, तो मुझे एक स्टूडेंट का नेम तो इस पोजीशन पे मिल गया, उसका एड्रेस सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे उसका फोन नंबर एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, डेटा जो रेलेवेंट डेटा है विच कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट शुड बी प्लेस्ड अंडर वन फ्रेगमेंट, यानी कि फर्स्ट रोल नंबर का जो भी नेम है, उसका स्टूडेंट आईडी, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डिटेल है उस फर्स्ट रोल नंबर की इस पर्टिकुलर रो में स्टोर कर दी गई, ठीक है। सेकंड रोल नंबर की सेकंड रो में स्टोर कर दिया गया, थर्ड का थर्ड में, एंड सो ऑन। तो आई कैन से दैट कि स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है या जो भी पर्टिकुलर रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो जहां से यूज करने वाले हैं, हम उसको जहां से एक्सेस करने वाले हैं वहीं पे मुझे सारा मिल जाएगा। तो दैट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली इट्स एफिशिएंसी, राइट। अभी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे सर्च करने में टाइम नहीं लग रहा है, हमें अपना जो भी पर्टिकुलर यूजर है वो प्रॉपर लोकेशन पे मिल रहा है, जो भी डेटा है वो प्रॉपर लोकेशन पे मिल रहा है, तो देर इज नो सच प्रॉब्लम फॉर सर्चिंग। ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओनली रेलिवेंट डेटा इज अवेलेबल, परफॉर्मेंस इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज। तो आई कैन से दैट डेटा की सिक्योरिटी भी इंक्रीज्ड है, क्योंकि कहाँ तो मैं पूरी के पूरे टेबल में अपना डेटा स्टोर करके रख रही थी और अब मैं अपने रेलिवेंट डेटा को पार्टीशन करके उस पर्टिकुलर रो में सेव करके रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं रेलिवेंट डेटा ही अवेलेबल रहेगा, जो एक्सेस डेटा है, जो कोई काम का डेटा नहीं है, वो अवेलेबल रहेगा ही नहीं, जिसकी हेल्प से हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जब अच्छी है तो इसको एक्सेस करने की क्वायरी भी हमको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, राइट। हमको अगर पूरे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सिर्फ एक रो पर अपनी एक क्वायरी लगानी होगी और मेरे पास सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब रिलेशनल अलजेब्रा में तुमने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि रोज पे आप नीटा, इसकी हेल्प से आप अपने कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 3, राइट, और टेबल का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो सारे स्टूडेंट आईडी जिनकी वैल्यू 3 है वो सारी की सारी रोज आपको एज एन आउटपुट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे ईज ऑफ क्वायरी भी हो जाता है, क्वायरी को अच्छी तरीके से बड़ी आसानी से हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, अपना रिक्वायर्ड डेटा बड़ी आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सेसिंग डेटा अक्रॉस पार्टीशन, इनकंसिस्टेंट एक्सेस स्पीड। अब अलग अलग पार्टीशन हैं, अलग अलग पार्टीशन से मुझे अलग अलग डेटा एक्सेस करना है, तो मेरी स्पीड जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। लेट सपोज थर्ड रोल नंबर का मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए, फोर्थ रोल नंबर के मुझे एड्रेस चाहिए, एंड सो ऑन। तो अलग अलग पार्टीशन से तुम्हें डेटा एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए एक्सेस स्पीड थोड़ी तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है। नो डेटा रेप्लिकेशन, बैकअप वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे हर एक पार्टीशन की हम रेप्लिकेशन स्टोर नहीं कर सकते, राइट। यानी कि फर्स्ट रो का रेप्लिकेशन, सेकंड रो का रेप्लिकेशन, अलग अलग रोज का रेप्लिकेशन हम नहीं स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे के पूरे होल फ्रेगमेंट, पूरे के पूरे होल डेटाबेस का रेप्लिकेशन स्टोर कर रहे हैं, तो बैकअप की वल्नरेबिलिटी रहेगी हमारे पास, राइट, क्योंकि डेटा रेप्लिकेशन प्रॉपर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में पॉसिबल नहीं है, हर एक रो का पॉसिबल नहीं है, राइट। फाइन, सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो एडवांटेजेस का। देखिए सेकेंड पॉइंट वाज लोकल एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन। देखिए लोकल ऑप्टिमाइजेशन मतलब सिंपल हमने बोला है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मुझे हर एक डेटा अब मेरी एक ही लोकेशन पर मिल जा रहा है, राइट। मैंने पार्टीशंस कर दिए रो वाइज, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का पार्टीशन कर दिया फर्स्ट रो में, सेकंड का सेकंड रो में, थर्ड का थर्ड रो में,
परफॉर्मेंस बेटर, यानी कि अब मुझे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मुझे फर्स्ट स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है लेट सपोज 12, इसकी सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, तो मुझे एक पर्टिकुलर टेबल में रैंडमली उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा का सारा रेलिवेंट डेटा मुझे फर्स्ट 12th रोल नंबर वाले आईडी पर, 12th रोल नंबर वाले फ्रेगमेंट पर पूरा का पूरा डेटा एक साथ मिल जाएगा। तो मुझे एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन मतलब वो इम्प्रूव हुआ है, एक्सेस करने का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से पूरे डेटाबेस की परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। क्यों? क्योंकि अब मुझे किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए उसको रैंडमली सर्च नहीं करना पड़ेगा। सर्च जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि मैंने फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर के स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है पूरे के पूरे एक फ्रेगमेंट में रख रखी है। तो अगर मुझे पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी पड़ेगी तो मैं उस फ्रेगमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ और मुझे सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, नीड नॉट टू सर्च, पूरी की पूरी डेटा जो है वो हमको पूरे डेटाबेस में सर्च नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे डेटाबेस की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है एंड ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेस का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। जो भी डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो वो अब आसानी से बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकल पार्टीशनिंग, क्योंकि 3 तरीके की पार्टीशनिंग होती है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, वर्टिकल पार्टीशनिंग एंड मिक्स्ड पार्टीशनिंग। अब देखो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग तो क्या हो गई, जब हम रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या हुई, जब हम कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एंड मिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या हो जाएगी, जब हम कॉलम वाइज भी करेंगे एंड रो वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये हो गया हमारा मिक्स्ड पार्टीशनिंग, horizontal partitioning and vertical partitioning. Got it? Easy. डिफरेंट कॉलम्स ऑफ अ टेबल एट डिफरेंट साइड, अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग साइड्स पे जब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ये हो जाएगी हमारी वर्टिकल पार्टीशनिंग। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कैन बी सेम एज हॉरिजॉन्टल एक्सेप्ट दिस कंबाइनिंग डेटा अक्रॉस पार्टीशनिंग इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स जॉइंट्स इंस्टेड ऑफ यूनियंस। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पार्टीशनिंग कर, डिसएडवांटेज का पॉइंट था, अलग अलग पार्टीशनिंग करेंगे ना अलग अलग टेबल्स में तो हमको ज्यादा एक्सेस स्पीड लग जाएगी, राइट। अब जब कॉलम्स है, कॉलम्स का जब आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है वो कॉलम्स के बेसिस पर होने वाला है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो किसके बेसिस पे होने वाला है, कॉलम्स के बेसिस पे। एंड इफ यू रिमेंबर हमने जॉइंट्स का कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट ईयर रिलेशनल अलजेब्रा में, जो आप अभी ओरेकल पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे और वापस से रिलेशनल अलजेब्रा डिस्कस होगा तो उसमें भी वापस से पढ़ लेंगे, क्योंकि दिस ईयर अगेन रिलेशनल अलजेब्रा पूरा का पूरा है आपके सिलेबस में। ओके, तो जॉइंट्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो क्या करता था, जॉइंट्स आपके पूरे के पूरे टेबल्स की अलग अलग रोज को ना कंबाइन कर देता था, मल्टीपल टेबल्स को। अगर आपको मल्टीपल टेबल्स की अलग अलग कॉलम्स को कंबाइन करना है तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ जॉइन ऑपरेटर, राइट। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था, आपके नोट्स आपके पास होंगे तो उसमें से आप एक बार देख सकते हो, बाकी आपका डिस्कस हो जाएगा क्लासेस में, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारी एक डिसएडवांटेज नहीं होगी इन वर्टिकल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन में यूनियंस कर रहे थे तो ज्यादा डेटा एक्सेस हो रहा था, इसलिए वो एक डिसएडवांटेज थी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन वर्टिकल पार्टीशनिंग में जॉइंट्स लग जाएगा तो वो बड़ी आसानी से हम मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं उसकी हेल्प से, जॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हाइब्रिड, जो मैंने आपको बताया आपका रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों तरीके का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। हाइब्रिड में आप जो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं वो आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं एंड वर्टिकल भी बना सकते हैं, दोनों के दोनों तरीके आपके पॉसिबली यहाँ पे किए जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल, right? Combination of horizontal and vertical fragment techniques are used. It generate information. आपको बताया
कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों में होने वाला है, राइट। इट जनरेट इंफॉर्मेशन विद मिनिमम इररिलेवेंट डेटा, क्योंकि अब जो पार्टीशन हम कर रहे हैं, पहले तो हम सिर्फ रो वाइज कर रहे थे या फिर कॉलम वाइज कर रहे थे, अब यहाँ पे रो वाइज भी आप फिल्टर्स लगा रहे हैं और कॉलम वाइज भी फिल्टर्स लगा रहे हैं। तो आई कैन से दैट कि जो भी डेटा अब जनरेट होगा वो बिल्कुल भी मैक्स मिनिमम रेलिवेंसी के साथ में जनरेट होगा, है ना, क्योंकि रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है, उसके साथ कॉलम वाइज भी लग चुका है, तो बहुत ही कम रेलिवेंट डेटा हमारा जनरेट होगा। ओके, कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज, पहले रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कॉलम वाइज, या फिर फर्स्ट कॉलम वाइज एंड देन रो वाइज। टू टेक्निक्स कैन बी डन इन दिस, फर्स्ट रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए और फिर कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, या फिर पहले कॉलम वाइज कर लीजिए और देन आप रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, right? तो दोनों there are two possible ways which can be done. Okay, right? तो these were this was your fragmentation. अच्छा, इसके advantages disadvantages भी हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से। फ्रेगमेंटेशन की disadvantages क्या हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस स्पीड, क्योंकि अब आपका डेटा जो है वो अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग फ्रेगमेंट्स में स्टोर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको एक्सेस करने के लिए देयर शुड नीड एक्स्ट्रा स्पीड, है ना, ज्यादा स्पीड चाहिए हमको अलग अलग फ्रेगमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, right? Recursive fragments, in this case the reconstruction will need expensive technique. मैंने आपको बोला था reconstructiveness की प्रॉपर्टी होती है फ्रेगमेंटेशन की, वो क्या होती है कि पूरा एक डेटा सेट है, वो अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके वापस से ओरिजिनल डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सारे फ्रेगमेंट्स जो है वो ओरिजिनल डेटाबेस क्रिएट करें और फ्रेगमेंट्स जो ओरिजिनल डेटाबेस है वो अलग फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, दिस विल नीड एक्सपेंसिव टेक्निक्स, दिस विल नीड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हमने जैसे बोला था डिसएडवांटेज एक फ्रेगमेंटेशन की हो सकती है कि यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स के हम बैकअप नहीं क्रिएट कर सकते, अलग अलग मॉड्यूल्स का रेप्लिका स्टोर नहीं कर सकते, तो दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज of fragmentation, lack of backup copies of data in different site in case of failure, कि अगर failure create हो जाता है तो हमारे पास कोई replica stored नहीं होगा of different मॉड्यूल्स ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। पूरे डेटा सेट का तो होगा लेकिन हर एक फ्रेगमेंट का मॉड्यूल हमारे पास, हर एक मॉड्यूल का हमारे पास रेप्लिका स्टोर नहीं होगा, जिसकी वजह से फेलियर अगर मान लीजिए हो जाता है तो हमारे पास में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि अगर रेप्लिका स्टोर नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट द एंड रेप्लिका जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए रेप्लिका स्टोर होना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेगमेंटेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखो, अब मैंने आपको बोला है DDBMS में हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यू नीड टू फॉलो टू प्रोसेस विच इज रेप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, है ना। अब जब आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, तो आपको क्या 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसको फॉलो करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक मेजर डेटाबेस है, इसको मुझे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अलग अलग डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज व्हाट DDBMS मींस। हमारा एक मेजर डेटाबेस, उसको अलग अलग फिजिकल लोकेशन पर हमने एज एन डेटाबेस स्टोर करवा के उसको दे दिया है, ताकि वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके अपनी लोकेशन पर ही, और उन सबको एक लॉजिकल मीडियम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना। तो ये हो गया DDBMS। अब हमने बोला है जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना अपने डेटा का, क्योंकि मान लो कि एक SBI पूरी की पूरी ब्रांच है ना, एक पूरा का पूरा ब्रांच है SBI बैंक, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो भी कस्टमर इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रहा है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा डेटा अलग अलग मॉड्यूल्स में स्टोर्ड है। हमको क्या लगना चाहिए, इफ मेरा अकाउंट SBI में है तो मुझे लगना चाहिए कि एक SBI के पास एक ही डेटाबेस है, उसी में उसने मेरा अकाउंट भी स्टोर किया हुआ है और जितने भी यूजर्स हैं सबका अकाउंट उसने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी, कि जब आपके यूजर को वो इंश्योर करे कि आपका डेटा ना ही डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में स्टोर्ड है, ना ही आपका डेटा
अलग अलग रेप्लिका के फॉर्म में स्टोर्ड है, ना ही आपका डेटा अलग अलग जगह पे, लोकेशन पे स्टोर्ड है। ठीक है, यूजर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा डेटा, क्योंकि अब व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, आप बैंक में जाते हो अपना कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट लेने के लिए, विड्रॉ कराने के लिए, या मनी विड्रॉ करा रहे हैं या डिपॉजिट करा रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी काम करा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि यार हमारी बैंक, जिस भी बैंक में मैं जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैंक की सारी डिटेलिंग ना इसके ही कंप्यूटर में है, जहां से जो भी आपका अकाउंटेंट देख रहा है, डिपॉजिट करा रहा है मनी को एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारी सारी डिटेल ना इसके ही कंप्यूटर में है और कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? हमको ऐसा लगता है कि हमने अपने ATM की रिसीट जो देखी है, अगर वो ATM की रिसीट हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हम ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता हमारे अकाउंट की डिटेलें, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। जब यूजर को ऐसा एहसास दिलाया जाए, उसको ऐसा बताया जाए कि आपकी सारी की सारी डिटेलिंग का, ना ही हमने आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रख रखा है, ना ही हमने आपके डेटा का रेप्लिका स्टोर किया हुआ है, ना ही हमने आपके डेटा को अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करा हुआ है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। 3 तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है: लोकेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रेप्लिकेशन, right? It is the property of distributed database by the virtue of which the internal details of the distribution are hidden from the यूजर्स। जो भी इंटरनल डिटेल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपका आधा डेटा किस लोकेशन पे है, आधा डेटा कौन सी लोकेशन पर है, किस डेटा का रेप्लिका स्टोर्ड है, किस डेटा का रेप्लिका स्टोर्ड नहीं है, कहाँ पे स्टोर्ड है, कहाँ पे नहीं है, आपका फुल रेप्लिकेशन है या पार्शियल रेप्लिकेशन है या नो रेप्लिकेशन है, अंडर व्हाट कैटेगरी यू फॉल, ये सारी की सारी जो इंटरनल डिटेल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एक्सटर्नल यूजर से छुपाई जाती हैं, राइट? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मैंने इसका एक बेसिक से एग्जांपल आपको दिया था कि आपके पास स्विच बोर्ड है पीछे ऑन एंड ऑफ का, एंड आपके पास है फैन, राइट? तो इनपुट है आपके पास ऑन एंड ऑफ, जो प्लग आपको ऑन करना है और फिर ऑफ करना है। जैसे ही ऑफ करोगे फैन ऑफ हो जाएगा, जैसे ही ऑन करोगे फैन ऑन हो जाएगा। आपके एज एन यूजर आपको नहीं पता कि जो इंटरनल वायर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपका स्विच बोर्ड जो है वो फैन से कनेक्टेड है, लाइट से कनेक्टेड है, कौन से वायर्स हैं, कौन से वायर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, ऑल ऑफ दैट इंटरनल डिटेल्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू यू ऑल। आपको जस्ट इनपुट एंड आउटपुट से मतलब है, सिर्फ वही प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से डेटाबेसेस में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल डिटेल्स हैं कि आप अपने डेटा को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो और किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन डाल सकते हो। ठीक है, इंटरनल डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द यूजर्स। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। 3 dimensions are there in distribution transparency, just I said. First is location transparency. देखो यहाँ पे आ गया नाम location, that means अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? It ensures that user can query on any table or fragments as if it was locally stored in the user's site. यानी कि अगर मान लीजिए मैंने शास्त्री नगर ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाया और मैं हेड ब्रांच पे अपना अकाउंट एक्सेस करवाना चाहती हूँ, तो यूजर को ऐसा लगना चाहिए कि सिर्फ जिस पर्टिकुलर लोकेशन से वो अपना अकाउंट एक्सेस करवा रहा है, वो उसका अकाउंट सिर्फ उसी के ही सिस्टम पे स्टोर्ड है। यूजर को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग लोकेशंस पे भी हमने उसके डेटा को स्टोर करवा के रख रखा है, राइट? हम उसको सिर्फ यही बताएंगे कि जहां जिस पर्टिकुलर सिस्टम से वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो डेटा सिर्फ उसी के ही सिस्टम पे स्टोर्ड है, लोकली ही स्टोर्ड है, उसी डेटाबेस में है, उसके अलावा किसी भी बेसिक लोकेशन पर उसका डेटा स्टोर्ड नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। जब यूजर से उसके डेटा की लोकेशन छुपाई जाती है, यूजर से उसके डेटा की एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं बताते हैं, राइट? नेक्स्ट यू हैव इज फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। आपके यूजर को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपका सारा का सारा डेटा फ्रेगमेंटेड तरीके से स्टोर्ड है। ठीक है, enables user to query upon any table as it is unfragmented and stored at diverse sites. हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही लगना चाहिए कि हमारा सारा का सारा डेटा
अनफ्रेगमेंटेड स्टोर्ड है, एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके स्टोर किया गया है। ठीक है, यूजर को नहीं पता चलना चाहिए हमने उसका डेटा फ्रेगमेंट्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स में, उसकी सेल्स अलग कर दिए, उसके डिपॉजिट्स अलग कर दिए, उसके सेविंग्स अलग कर दिए, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में हमने अपने डेटा को स्टोर करके रखा है। राइट, यूजर को ऐसे नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। एंड लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट लीस्ट, दैट इज रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। अब अगेन इसके वर्ड से ही तुम समझ सकते हो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। जब यूजर से ये छुपाया जाए कि आपकी कॉपी जो है, आपका जो डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल लोकेशन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके रेप्लिका स्टोर्ड ही नहीं है। ठीक है, ensures that replication are hidden from the user, ensures as if only the single copy of the table exist। हम यूजर को ये इंश्योर दिलवाएंगे कि जो भी यूजर का डेटाबेस है उसकी सिर्फ सिंगल कॉपी एग्जिस्ट करती है और वो आप ही के पास है, किसी और के पास इसकी डबल कॉपी ट्रिपल कॉपी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राइट, इन केस ऑफ फुल रेप्लिकेशन, कैन यू इमेजिन, फुल रेप्लिकेशन का मतलब हर एक यूजर की हर एक डिटेलिंग हर लोकेशन पर अवेलेबल होगी। राइट, फुल रेप्लिकेशन, पार्शियल रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो यूजर से छुपाई जा रही है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली हम ये ट्रांसपेरेंसी का कांसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। राइट, तो अगर ये हो रहा है तो वी कैन परफॉर्म दीज पर्टिकुलर फीचर्स विच इज ट्रांसपेरेंसी, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, रेप्लिकेशन एंड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो अब जब कभी भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से या वेबसाइट से, तो आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा वहीं पे स्टोर्ड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी इज अ मिथ। आपका डेटा हर जगह रोटेट हो रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए रोटेट हो रहा है, इसीलिए हमने अपने डेटा को ट्रांसपेरेंसी के थ्रू यूजर्स से छुपा रखा है। करेक्ट? ठीक है, यस, यहाँ पे तक किसी को अगेन कोई डाउट है, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो लेट मी नो।